पिछले भाग में हमने जाना कि भाग का चिन्ह सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया था और बच्चों को इससे परिचय कैसे कराया जा सकता है। हमने ये भी समझा कि भाग करने की मानक कलन विधि सिखाने से पहले भाग को बारंबार घटा और गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह सिखाया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि भाग की कलन विधि को क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के सामने कैसे रखा जा सकता है। इसके साथ बच्चों को भाग की प्रक्रिया से संबंधित शब्दों के बारे में भी बताया जा सकता है। पिछले भाग में हमने भाग और गुणा के संबंध, भाग के चिन्ह और कलन विधि के बारे में जाना। अब हम बिना शेष के भाग करने की प्रक्रिया और इसे कक्षा में कैसे पढ़ाएं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सोचें कि आखिर बिना शेष वाले भाग को पहले क्यों पढ़ाया जाता है। क्या ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है? इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। इस तरह पढ़ाना आसान होता है। इस तरह बच्चों की समझ अच्छी बनती है। किताबों में हमेशा ऐसा ही दिया गया है। इस तरह पूर्व अवधारणाओं से संबंध बना रहता है। हालांकि सभी कारण अपने में सही हैं, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ चौथा विकल्प सही है। आपको लग रहा होगा कि बिना शेष की भाग पहले सिखाने से बच्चों की समझ अच्छी बनती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रोजमर्रा के जीवन में हमेशा पूरी तरह भाग होने वाली संख्याएं ही आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाग और गुणा जुड़े हुए हैं और बच्चों को गुणा के आधार पर भाग करने में आसानी होगी। हमारा ऐसा मानना है कि आप दोनों तरह के सवालों को बच्चों के सामने रख सकते हैं। ऐसा करते समय आप ध्यान रखें कि बच्चे ठोस वस्तुओं और चित्रों का इस्तेमाल कर रहे हों। अब हम एक बार फिर चलते हैं प्रभजोत की कक्षा में और देखें कि उन्होंने कैसे बिना शेष वाली भाग की समस्याएं बच्चों के सामने रखीं। जैसा कि आपने पिछले भाग में भी देखा कि बच्चों को अलग अलग तरीकों की मदद से भाग के चिन्ह और कलन विधि से परिचित कराया गया। प्रभजोत की कक्षा में बच्चों ने इस तरह के सवाल गुणन के तथ्यों यानी पहाड़ों की मदद से काफी आसानी से हल कर लिए। प्रभजोत ने अपनी कक्षा में कुछ दिलचस्प बदलाव लाने के लिए बच्चों से कहा कि चलो बच्चों, इन सवालों के लिए तुम खुद एक कहानी वाले सवाल बनाओ और उन्हें चित्रों या कलन विधि की मदद से हल करो। 15 बर्फियों को 3 बच्चों में बांटा तो हर किसी को कितनी बर्फियां मिलेंगी? 20 लड्डुओं को कतारों में रखना है। अगर हर कतार में 5 लड्डू ही रखे जा सकते हैं तो कितनी कतारें होंगी? बच्चों को अपने सवाल बनाने की छूट से उनमें आत्मविश्वास जगा और वे अपने सवाल लेकर आए। एक दिन आनंद ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने ये सवाल रख दिया। इस सवाल पर काफी चर्चा हुई। आइए देखें। अरे, ये सवाल तो हल ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? मैं करूँगा। कैसे? 70 तो 5 के पहाड़े में आता ही नहीं है। मैडम जी, क्या ये सवाल हल हो सकता है? चलो इसे मैं ऐसे पूछती हूँ। एक त्योहार में दादाजी ने स्मृति को 70 रुपए दिए ताकि वो उसे 5 बच्चों में बांट सके। हर बच्चे को कितने रुपए मिले? क्या तुम में से कोई इसे डीन्स ब्लॉक्स या चित्रों या किसी और तरह से हल करना चाहेगा और फिर उसे अपनी कॉपियों में चित्र बनाकर दर्ज भी करना? आइए देखें कि बच्चों ने कौन कौन से तरीके अपनाए। आप जिस भी बच्चे का तरीका देखना चाहें उस पर क्लिक करें। आनंद का तरीका। आनंद ने डीन्स ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हल निकाला। पहले उसने 7 10 वाली डंडियां निकाली, फिर 5 10 वाली डंडियों को एक एक करके अलग रख दिया, यानी उसने सब बच्चों को 10 रुपए दे दिए। अब उसके पास 2 10 वाली डंडियां बची थीं। इन्हें उसने 20 1 वाले ब्लॉक से बदल दिया। आखिर में उसने 4 ब्लॉक्स को पहले वाली 1 10 वाली डंडियों के साथ रख दिया।
यानी अब सब बच्चों के पास 14 रुपए थे। कंचन का तरीका। कंचन ने 70 रुपए में से 50 रुपए को 5 बच्चों में बांटा। इसके लिए उसने नकली नोट का इस्तेमाल किया। अब हर बच्चे के पास 10 रुपए थे। इसे उसने कुछ इस तरह दिखाया। फिर जो 20 रुपए बचे थे उन्हें उसने बांटकर हर डब्बे में लिखा, कुछ इस तरह। फिर इन्हें जोड़कर उसने उत्तर निकाला 14 रुपए। मोहित का तरीका। मोहित ने बारंबार घटा का इस्तेमाल किया। उसने 70 रुपए में से 10 रुपए को 5 बार घटाया। अब बच गए 20 रुपए, जिसमें से 4 रुपए को ही 5 बार घटाया जा सकता है। ऐसा करने पर उसने 70 रुपए में से 14 रुपए 5 बार घटाए। इसके बाद प्रभजोत ने खास तौर पर कंचन से बात की। कंचन, तुम्हें कैसे पता था कि अगली बार 20 को 5 से भाग करते समय 4 रुपए ही देने हैं? क्योंकि मुझे याद था कि 20 को 5 से भाग करने पर 4 ही मिलता है। इसके बाद प्रभजोत ने आनंद, कंचन और मोहित को अपने अपने तरीके कक्षा के सामने आकर सभी के साथ बांटने को कहा। तो चलो बच्चों, कुछ और नए तरीके सोचते हैं। दूसरे स्कूल के कुछ बच्चों ने इस सवाल को ऐसे हल किया। एक बच्चे ने पहले 70 को ऐसे लिखा और फिर भाग करने के लिए कुछ ऐसे लिखा और फिर आगे 20 को इस तरह से भाग करेंगे। दूसरे बच्चे ने ये तरीका इस्तेमाल किया। इस तरीके में सबसे पहले सब बच्चों को 5 रुपए मिले। ऐसा करके 70 में से 25 रुपए कम हो गए और 45 रुपए बचे। अब इस 45 रुपए को और बांटना था, इसलिए इस बार सब बच्चों में 6 रुपए बांटे गए और इस बार 45 में से 30 रुपए बट गए और अब 15 रुपए और भी बांटने थे। इसके बाद जो 15 रुपए बचे थे और इस बार 3 रुपए सब में बटे। आखिर में 5 को 6 और फिर 3 से जोड़ दिया। इस तरह से सबके पास 14 रुपए आए। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह इतने सारे तरीके सिखाने की क्या जरूरत है। तो चलिए इन विकल्पों में से कोई एक चुनें और सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को सोचने की आजादी देने के लिए, बच्चों को अपने तरीके खुद ढूंढने की आजादी देने के लिए, बच्चों को मानक तरीके तक पहुंचाने के लिए, हर तरीके से एक ही उत्तर आएगा ये दिखाने के लिए। मेरे अनुसार दूसरा विकल्प सही विकल्प है। बच्चे अपने तरीके खुद ढूंढें और उन्हें भाग और मानक कलन विधि की समझ को और गहरा बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इन तरीकों से बच्चे कलन विधि पर निर्भर करने की बजाय अवधारणा की समझ पर निर्भर करेंगे। जैसा कि आपने इन दोनों हल में देखा कि किस तरह बच्चों ने एक ही कलन विधि को इस्तेमाल करने की बजाय अपने खुद के तरीके निकाले। मेरा मानना ये है कि बच्चे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनकी अवधारणा की समझ काफी अच्छी थी। अभी तक आपके सामने जो तरीके रखे गए वे सभी तरीके स्थानीय मान पर आधारित हैं। बच्चों ने संख्याओं को 10 के समूह बनाकर भाग किया और फिर उन्होंने 10 से कम वाली संख्याओं को भाग किया। आइए एक बार फिर मैं आपको प्रभजोत की कक्षा में ले चलूं। ओहो, कितने सारे तरीके हैं। क्यों ना तुम कोई और तरीका ढूंढो और हम सबके साथ बांटो। ठीक है, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा। इनमें से कौन सा तरीका मैं इस्तेमाल करूं? चलो एक बार देखते हैं कि दोनों तरीकों में कितने चरण थे। तो यानी दूसरे तरीके में एक चरण ज्यादा था। हाँ, लेकिन क्यों? पहले तरीके में ऐसा क्या हुआ जिससे उसमें जल्दी हल निकल आया? उसमें सीधा 5 को 10 से गुणा किया गया। हाँ,
तो क्या हम कुछ ऐसा नियम सोच सकते हैं? अगर हम हमेशा 10 से ही सबसे पहले गुणा करें तो? इस नियम को हमें जांचना होगा। इन सवालों को इस तरह हल करके देखते हैं। बच्चों ने अपनी कॉपियों में इन सवालों को कुछ इस तरह हल किया। बच्चों के सवालों के हल को देखने के लिए अगला बटन दबाएं। अब सभी बच्चों ने इन सवालों को तो हल कर लिया, लेकिन इन सवालों को हल करने पर थोड़ा हिचकिचाने लगे। तो क्या किसी ने इन सवालों को हल किया है? हाँ, मैंने किया है ना। अरे हाँ, ये भी तो किया जा सकता है। ये भी एक तरीका है। ये तुमने कैसे किया? आसान था। मैंने सोचा कि अगर मैं 2 को 100 से गुणा करूंगा तो मुझे 200 हासिल होगा। तो क्यों न 100 से ही गुणा किया जाए और भागफल में सीधा 100 ही लिखा जाएगा और फिर बचे हुए 32 को भाग करना आसान था। तो इस सवाल में भाज्य, भाजक और भागफल क्या-क्या है? भाज्य है 232, भाजक है 2 और भागफल है 116। इन सवालों में अब आखिरी सवाल को देखते हैं। इस सवाल को सुलझाने के लिए आनंद अपना एक और तरीका खोज कर लाया। उसने ये तरीका सबके साथ बांटा। मैडम जी देखो, पहले मैंने चित्र की मदद से ऐसे भाग किया। फिर मैंने सोचा कि अगर 161 को खोलकर ऐसे लिखें तो 100 जमा 60 जमा 1 और इसे अब 7 के समूहों में बांटेंगे। तो 100 बच्चों को अगर 7 समूहों में बांटेंगे तो 70 बच्चे होंगे, यानी 10 बच्चे एक कतार में खड़े होंगे और 30 बच जाएंगे। ये 30 जब 60 से जुड़ेंगे तो होंगे 90। 90 को भी 7 के समूहों में बांटा जा सकता है, यानी एक बार फिर 10 बच्चे उसी कतार में खड़े होंगे। अब बचे 20 बच्चे और एक और बच्चा, यानी 21 बच्चे। अब इन्हें फिर से 7 कतारों में खड़ा करना है, यानी 3 बच्चों को हर कतार में खड़ा किया जा सकता है। अब हर कतार में 23 बच्चे होंगे। लेकिन इसे कैसे लिखूं ये नहीं पता चल रहा। चलो देखते हैं। अगर इसे ऐसे लिखें तो? हाँ, इस तरह से तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक और तरीका पता चला। अभी तक आपने देखा कि प्रभजोत ने अपनी कक्षा में बिना शेष वाली भाग की समस्याएं कैसे करवाईं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कक्षा में बच्चों को सवाल बनाने को भी कहा। यह कक्षा 4 की किताब में भी दिया गया है। इनके लिए बच्चों ने कुछ इस तरह के सवाल बनाए। लाल बेग ने कुछ कपड़ा खरीदा और उसके लिए 140 रुपए दिए। 1 मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपए है, तो लाल बेग कितने मीटर कपड़ा खरीद पाया? प्रभजोत ने बच्चों को खुद सवाल बनाने की छूट दी, साथ ही इनके बारे में उनसे बात भी की। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रभजोत ने बच्चों से इस तरह की बातचीत क्यों की होगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं और सबमिट बटन दबाएं। कक्षा में अनेक सवाल और हल लाने के लिए, बच्चों का बोलने का कौशल बढ़ाने के लिए, बच्चों में प्रश्न बनाने, उसे हल करने का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, बच्चों की गलतियों पर बात करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं प्रभजोत की ही जुबानी उनकी कक्षा की ये कहानी। ऐसा करने से मैंने बच्चों में एक आत्मविश्वास देखा कि वे भी प्रश्न बना सकते हैं। इन तरीकों पर बात करने से बच्चों की गलतियों पर बात करने का मौका भी मिलता है। अंजलि और प्रभजोत की कक्षाओं में पहले बच्चों को सवालों को हल करने के तरीके ढूंढने को कहा जाता था और फिर मानक तरीकों के बारे में बात की जाती थी। ऐसे मौके देने से बच्चों की समझ पर क्या असर होगा? अलग अलग तरीके पता चलेंगे।
मानक तरीकों की जरूरत महसूस होगी, सवालों की कल्पना करने की समझ विकसित होगी, सवाल हल करने की समझ विकसित होगी। हो सकता है कि खुद के तरीके ढूंढने से बच्चों को अलग तरीके पता चलें, उन्हें मानक तरीकों की जरूरत महसूस हो या उनमें हल करने की समझ भी विकसित हो। लेकिन ये सभी बच्चों में सोचने और सवालों की कल्पना करने की समझ विकसित करने का हिस्सा है। बच्चे इस तरह कल्पना करने से अवधारणाओं को आत्मसात करते हैं और साथ ही दिमाग में उनके खांचे यानी मेंटल मॉडल्स बनाते हैं। कई बार मैं और आप जल्दी से सवाल हल करने के लिए इन्हीं मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये वही मानसिक छवियां हैं जो आप आंखें बंद करके सोचते हैं। बच्चों में इन मानसिक छवियों या फिर मेंटल मॉडल्स का बनना जरूरी है ताकि बच्चे अवधारणा और कलन विधि के बीच रिश्ता बना पाएं। इस कोर्स में हमने भाग की शुरुआती समझ, खास तौर पे कक्षा 3 और 4 में भाग के अधिगमों की समझ बनाई। कक्षा 5 और 6 में भाग और इस कोर्स में हमने भाग की शुरुआती समझ बनाई। हमने भाग की पूर्व अवधारणाओं, बारंबार घटा और गुणा की समझ बनाई। इसके बाद हमने भाग के चिन्ह और 3 तरह के इबारती सवालों के बारे में भी बात की। हमने भाग से संबंधित शब्दों के बारे में भी जाना। हमने बारंबार घटा और गुणा के आधार पर भाग की प्रक्रिया की समझ कक्षा में कैसे बनाई जाए, इसके बारे में जाना। और आखिर में इसी प्रक्रिया की समझ के आधार पर कलन विधि को कैसे सिखाया जाए, इसके बारे में भी जाना।